सबसे पहले बात कर रहे हैं हम प्रधानमंत्री के रोड शो की, जो कि कर्नाटक में इस वक्त चल रहा है। बेंगलुरु दक्षिण और सेंट्रल में 3.5 घंटे का पूरा ये रोड शो है। करीब 26 किलोमीटर इस रोड शो की बताई जा रही है कि एक लंबाई है, जो कि 26 किलोमीटर चलेगा। और इसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं सीधा बेंगलुरु से। 13 विधानसभा क्षेत्रों से होकर ये रोड शो आज गुजर रहा है। जिन विधानसभा क्षेत्रों से होकर आज ये रोड शो चल रहा है उसमें 9 सीटें बीजेपी के पास हैं, बाकी 4 सीटें कांग्रेस के पास हैं। कर्नाटक में अब मतदान 4 दिनों के बाद होने जा रहा है, 10 मई को। सभी 224 विधानसभा सीटों के लिए यहाँ पर एक ही चरण में मतदान होगा। 13 मई को आएंगे नतीजे। नेहाल किदवई वहां से लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। नेहाल, बताएं अब ये रोड शो कहां पहुंच चुका है, क्या चल रहा है वहां पर? देखिए, इन्हीं रास्तों से होता हुआ रोड शो आज के अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। तक 26 किलोमीटर में से तकरीबन आधा यानी 13 किलोमीटर का सफर ये रोड शो तय कर चुका है। और अब से कुछ देर बाद ये मल्लेश्वरम पहुंचेगा, जहां बीजेपी का मुख्यालय है कर्नाटका का, और वहां पे ये रोड शो ख़त्म होगा। यहां पर देखिए, जब प्रधानमंत्री का रोड शो चल रहा था तो कैमरा पर्सन गोविंद मूर्ति दिखाएंगे सड़क पे कितने सारे फूल गिरे हुए हैं। हर जगह आपको मिलेगा जो प्रधानमंत्री पर बरसाए गए। रोड के दोनों ही तरफ लोग यहाँ पर कतार लगा करके खड़े हुए थे। और 26 किलोमीटर लंबा रोड शो एक बहुत बड़ी चुनौती है सुरक्षा एजेंसियों के लिए भी और पार्टी के लिए भी, क्योंकि इतना बड़ा रोड शो करना इस शहर में शायद पहली बार इतना बड़ा रोड शो हो रहा है। इससे पहले भी रोड शोज हुए हैं, लेकिन इतना बड़ा रोड शो पहली बार देखने को मिल रहा है। और देखिए, जो कार्यकर्ता यहाँ पर आए थे इस रोड शो में, अब धीरे धीरे यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा रोड शो है तो वो चाहते हैं कि दूसरी जगहों पर भी जाएं और वहाँ नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री को एक बार देखें। ये बेंगलुरु दक्षिण का इलाका है और यहाँ पर ब्राह्मणों के साथ साथ वोक्कलिगा का दबदबा है। हालांकि मुस्लिम वोट भी काफ़ी है, लेकिन ब्राह्मण और वोक्कलिगा का ये दबदबे वाला इलाका है। और इस वजह से यहाँ पर बीजेपी की स्थिति हमेशा बहुत अच्छी रही है। और बेंगलुरु शहर की जो 28 सीटें हैं, उन 28 सीटों में से बीजेपी ने 15 सीटें जीती थी, 11 सीटें कांग्रेस के पास गई और 2 सीट जेडीएस के पास थी। इस बार और तामझाम चल रहा है ताकि और बेहतर तरीके से इस चुनाव में बीजेपी और बेहतर कर सके और सीटें यहाँ पर जीत सके। ये जो इलाके हैं, इन्हीं इलाकों से तकरीबन आज से 3 दशक पहले यहाँ पर जब एल.के. आडवाणी ने अपनी यात्रा निकाली थी और तब बीजेपी को काफ़ी फ़ायदा हुआ था। बीजेपी को पहली बार 1994 में जब एल.के. आडवाणी की यात्रा निकली थी, तब यहाँ 4 सीटें मिली थी। और उसके बाद से बीजेपी लगातार इन इलाकों में बेहतर प्रदर्शन करता रहा और लगातार बीजेपी का प्रदर्शन अच्छा हुआ है। इसलिए बीजेपी कोशिश कर रही है कि और बेहतर अपने प्रदर्शन को किया जा सके। प्रधानमंत्री का रोड शो है यहाँ पर। और दक्षिण और मध्य की अगर आप बात करें तो यहाँ तकरीबन 19 सीटें आती हैं और इन 19 सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे। आज 13 सीटें हैं, विधानसभा की सीटों पर रोड शो है। कल बताया गया है कि 6 से 9 और सीटों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना रोड शो करेंगे। तो कुल मिलाकर के 28 में से ज़्यादातर जो सीटें हैं इस शहर की, उस पर प्रधानमंत्री ने वहाँ उन सबको टच किया है। और इससे जो स्थानीय उम्मीदवार हैं, जाहिर है उनका मनोबल बढ़ा है। बड़ी संख्या में लोग यहाँ आए थे। वोटरों के साथ एक सीधा तालमेल और एक सीधा जो एक संपर्क की जो कोशिश थी प्रधानमंत्री की, वो यहाँ करते हुए प्रधानमंत्री दिखे। जी नेहाल, यहाँ पर अगर स्थानीय नेतृत्व की बात करें तो कहीं ना कहीं कमान प्रधानमंत्री ने अपने हाथों में ले लिए। क्या ये मूल वजह है कि जो एंटी इनकम्बेंसी और भ्रष्टाचार का जो आरोप पार्टी पर, सरकार पर लग रहा है, उसका सामना करने के लिए एक तरकीब के तौर पर, रणनीति के तौर पर इसे देख सकते हैं?
देखिए, जेडीएस ने अमूल बनाम नंदिनी को भुनाया ओल्ड मैसूरू रीजन में। वहाँ 61 सीटें हैं, बहुत ज़्यादा सीटें हैं और जेडीएस ज़्यादा से ज़्यादा सीटें यहीं से जीतती है। कांग्रेस की भी यहाँ पर एक तरह से देखिए तो पकड़ कुछ इसी तरह की है। पिछले बार 2018 में जब चुनाव हुए थे तो ओल्ड मैसूरू रीजन में 27 सीटें जेडीएस ने जीती थी। उसके बाद 17 सीटें कांग्रेस के पास आई थी और 11 सीटें बीजेपी के पास। इस बार बीजेपी अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाना चाहता है, जेडीएस चाहता है कि वो उसके दबदबे वाला इलाका है तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटें यहाँ से वो जीते। तो और साथ ही साथ क्या है कि ये भ्रष्टाचार का जो मामला, जिस तरह से 40% कमीशन खोरी का मामला कांग्रेस ने लगाया और उसको लेकर के जिस तरह से कांग्रेस आक्रामक हुई, उसका जवाब शायद बीजेपी का जो स्थानीय नेतृत्व है वो उस तरह से नहीं दे पाया। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ अमित शाह और दूसरे जो वरिष्ठ नेता हैं वो एक के बाद एक ताबड़तोड़ रैलियां और रोड शो कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुंचा सके, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी बात कह सके। और ये एक कोशिश हो रही है यहाँ पे और इसीलिए प्रधानमंत्री बहुत सारी रैलियां प्रधानमंत्री ने की है यहाँ पर। आप 30 तारीख से अब तक अगर ले लें तो प्रधानमंत्री की जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक 14 से 15 रैलियां हुई हैं और लगभग आज के रोड शो को मिला दे तो 4 से 5 रोड शोज हो चुके हैं। तो और भी अब प्रधानमंत्री आज एक और रैली करने जा रहे हैं, कल भी उनकी एक और रैली होगी। तो कुल मिलाकर के कोशिश हो रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो वोटर्स हैं उनके साथ संपर्क सीधा स्थापित किया जा सके और बीजेपी अपनी बात लोगों तक, वोटर्स तक पहुंचा सके। निहाल, यहाँ इस बीच जहां आप देख रहे हैं कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो पूरी ताकत अपनी लगा रही है। अब चुनाव बिल्कुल आ ही गया है, 10 को यहाँ पर मतदान है। ऐसे में जेडीएस को आप कहां पाते हैं एक वक्त में जो कि किंग मेकर की भूमिका उसने निभाई है? देखिए, जेडीएस ने अपनी चुनावी रणनीति जो इस बार की रखी है ना, उसका पूरा फोकस ओल्ड मैसूरू रीजन में रखा है जो वकालिका का गढ़ है और सबसे ज्यादा जेडीएस को सीटें वहीं से शुरू से मिलती रही हैं। आप सिर्फ देखें कि 2004 में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उस वक्त जेडीएस का सबसे बड़ा वो पीक था जब उनको 58 सीटें मिली थी कर्नाटका में। उसके बाद वो धीरे धीरे कम होती गई और पिछले विधानसभा चुनाव में वो 35 पे आकर के रुक गई थी। तो जेडीएस का जो दबदबे वाला क्षेत्र है, जैसा कि मैंने आपको बताया 10 ज़िले हैं कर्नाटका के ओल्ड मैसूरू रीजन के। वहाँ की 61 सीटें हैं जिनमें बेंगलुरु, बृहत बेंगलुरु की 4 सीटें जो कि बेंगलुरु के देहाती क्षेत्र की सीटें कही जाती है, ग्रामीण इलाके की सीटें कही जाती है, वो भी उसमें शामिल है। तो यहाँ ये वकालिगा के कंसंट्रेशन का इलाका है। अगर लिंगायतों को आप देखें तो लिंगायत पूरे कर्नाटक में फैले हुए हैं। कहीं ना कहीं आपको 15,000, 10,000, 25,000 लिंगायत मिल जाएंगे तकरीबन हर सभी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। लेकिन अगर आप वकालिगा की बात करते हैं तो उनका जो दबदबा है ये इन्हीं 61 सीटों पे ओल्ड मैसूरू रीजन के आसपास है। ये सभी मजदूर हैं, जो खेतिहर मजदूर हैं, ये जिनका ज़्यादातर ये गौड़ा टाइटल रखते हैं और देवेगौड़ा इनके सबसे सुप्रीम लीडर हैं। और देवेगौड़ा ने जेडीएस को एक नए मुकाम पे पहुंचाया, जेडीएस का वर्चस्व कर्नाटका की राजनीति में कायम किया है। इसलिए इनकी बहुत लोग आदर करते हैं इस समाज के और इसलिए जेडीएस ने अपना जो पूरा जो चुनावी रणनीति जो है वो ओल्ड मैसूर रीजन में रखा है। जैसे ही जेडीएस को मौका मिला, जेडीएस ने अमूल बनाम नंदिनी का मामला बहुत ज़्यादा इसको तूल दिया और आज भी लोगों के जहन में अमूल बनाम नंदिनी का जो मामला है वो आज भी कायम है। और आज भी जेडीएस के नेता जब चुनावी रैली करते हैं तो उसमें ये बताते हैं कि अमूल को ला करके नंदिनी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। साथ ही साथ स्थानीय मुद्दों को उठा रहे हैं। फ्री बीज उन्होंने बहुत सारे वादे किए हैं। जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनके लिए उन्होंने कहा है कि बीजेपी ने भले ही 4% आरक्षण ख़त्म कर दिया हो, लेकिन अगर उनकी सरकार बनती है तो 4% आरक्षण को दोबारा वो बहाल करेंगे। साथ ही साथ गर्भवती महिलाओं के लिए 6,000 रुपये 6 महीने तक उन्होंने भत्ता देने की बात कही है। उन्होंने जो लड़कियां मजदूरों से, कृषि से जुड़े हुए लोगों के साथ शादी करेंगी उनको भी भत्ता देंगे, वो उनको भी पैसे देंगे। तो ये सब कोशिश जो है उनकी वो अपने वोट बैंक और इसकी इर्द गिर्द ही रखा और विवादों से खुद को दूर रखा है। देवेगौड़ा और कुमारस्वामी लगातार अपने दबदबे वाले इलाके में चुनाव प्रचार करते नजर आए। और यहाँ पर हम प्रधानमंत्री की रैलियों में भी सुन रहे हैं वो कांग्रेस पे तो हमलावर है ही, जेडीएस पे भी लगातार हमलावर है। निहाल, आप ये बताएं कि
जिस तरीके से आपने जिक्र किया, नंदिनी बनाम अमूल का मुद्दा काफी छाया हुआ था और न सिर्फ जेडीएस, कांग्रेस ने भी उसको उठाया और एक मुद्दा वहां पर बन गया था, लोगों की भावनाओं से वो जुड़ा हुआ है। भ्रष्टाचार एक मुद्दा है, बेरोजगारी एक मुद्दा है और शहरी लोगों के जो है अपने वो अलग मुद्दे हैं। स्थानीय मुद्दे छाए हुए थे चुनाव प्रचार में, लेकिन ठीक जैसे ही कांग्रेस का घोषणा पत्र आता है, बजरंग दल की बात होती है और फिर उसके बाद उसको बजरंग बली से जोड़ दिया जाता है, तो चुनाव के अंत तक प्रचार होते होते एक ध्रुवीकरण करने की यहाँ कोशिश हुई है। आपको लगता है ये मुद्दा वो असर छोड़ेगा, चुनाव प्रचार जो जिस तरीके से एंड होते होते पहुंचा है? देखिए, एनडीटीवी ने जो सर्वे करवाया था उसमें एक बात साफ हुई कि जो लोग हैं, ज़्यादातर जो लोग हैं इस राज्य के, वो कह रहे थे कि महंगाई एक बड़ा मुद्दा है, बेरोजगारी बड़ा मुद्दा है। ऐसे में यहाँ पर धार्मिक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की जो कोशिश बीजेपी और जेडीएस के मैनिफेस्टो में हुई है, उसका बहुत ज़्यादा असर दिखेगा। फिलहाल तो कम से कम ऐसा नहीं दिख रहा है। जैसे कांग्रेस को ले लीजिए, कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि वो पीएफआई की तरह बजरंग दल पर भी कार्रवाई करेंगे। बीजेपी ने इसको बजरंग दल को बजरंग बली के साथ जोड़ने की कोशिश की। वहीं अगर आप बीजेपी के मैनिफेस्टो को देखिए तो वहाँ भी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश बिल्कुल आपको कांग्रेस की तरह ही साफ दिखेगी। बीजेपी का ये कहना है कि मुस्लिम रिजर्वेशन को ख़त्म करना, एंटी कन्वर्जन लॉ लाना, ये सब उनकी उपलब्धि है। साथ ही साथ उन्होंने बीजेपी ने ये भी कहा कि वो एनआरसी लागू करेगी अगर उनकी सरकार आती है। तो बीजेपी और कांग्रेस ने जहां सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की कोशिश की है, जेडीएस के बारे में जो आपने सवाल पूछा था उसमें ये जोड़ना चाहूँगा, जेडीएस खुद को इससे बचा करके रखती हुई फिलहाल नज़र आ रही है और इसका एडवांटेज भी जेडीएस को मिलता दिख रहा है, कम से कम ग्राउंड में, ग्रामीण इलाकों में, वो इलाके जो जेडीएस के हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस को तय करना है कि आम लोगों के जो मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, इससे अलग हट करके अगर ये बात करती हैं दोनों पार्टियां, तो लोग इनको किस तरह से लेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और इस बार जब चुनाव के नतीजे आएंगे तो ये पता चलेगा कि क्या वाकई कर्नाटक ऐसे प्रगतिशील राज्य में, चाहे वो कांग्रेस करे या बीजेपी करे या कोई भी पार्टी करे, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को लोग कितनी अहमियत देते हैं, ये देखना होगा जब चुनाव के नतीजे आएंगे तब। जी बिल्कुल, यहाँ पर चुनाव के नतीजे जब आएंगे तब सब कुछ साफ होगा। बहुत बहुत शुक्रिया निहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो इस वक्त बेंगलुरु में प्रधानमंत्री का ये रोड शो चल रहा है, 26 किलोमीटर लंबा ये रोड शो है।